अस्सलामुअलैकुम। सास की आवाज़ में आप सबका खैर मकदम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। कल जो मैंने कहानी अपलोड की थी उसमें वॉइस की थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बहुत शुरू की जो कुछ वक्त की आवाज़ बहुत स्लो थी, तो उसके लिए माज़रत। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये एक लड़की की कहानी है जिसने अपनी खुली आँखों से ख्वाब देखे और ख्वाब की ताबीर भी उसे मिल गई, लेकिन उसे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उसकी चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं, उसमें कुर्ब भी था, बेबसी भी थी, लुटे अरमानों की बेमुराद ताबीरें भी थीं। उसकी चीखों पर कोई कान नहीं धर रहा था। वहाँ मौजूद सारे ही लोग गोया अंधे बहरे हो गए थे, या फिर इंसानों के रूप में मशीनी रोबोट बन गए थे। उन लोगों में मर्द भी थे, औरतें भी। उन सब के चेहरे मास्क में छुपे हुए थे। महज इसके लिबास और हुलिये से उनकी जिन्स का अंदाज़ा होता था। दो बड़ी ही कद आवर औरतों ने उसे जकड़ रखा था और उसे खींचते हुए एक बड़े से कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरे के साजो सामान से जाहिर होता था कि वो एक ऑपरेशन थिएटर है। एक बड़ी सी मेज़ पर सर्जरी के औजार रखे हुए थे। मेज़ के ऊपर बहुत तेज़ रोशनी जल रही थी। मास्क में चेहरा छुपाए निहायत डरावने होलिये वाले लोग उस मेज़ के इर्द गिर्द खड़े थे। उसकी तरफ खूंखार नज़रों से घूर रहे थे। वो हाथ पांव मार रही थी, उन जालिम औरतों के शिकंजे से आज़ाद होने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। वो बड़े दुख और रज के साथ चीखते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, उसे इस दुनिया में आने दो। एक औरत करख्त लहजे में गुर्रा कर बोली, तुम्हारा जुर्म नाकाबिल माफ़ी है। तुमने अपने शौहर को धोखा दिया, उसके इल्म में लाए बगैर माँ बनने की गलती की है। उसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हें भी और इस बच्चे को भी। नहीं, वो हलक फाड़ कर चिल्लाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मेरे बच्चे के साथ ऐसा जुल्म मत करो। मुझे चाहे उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दो। इन औरतों पर इसकी चीखों पुकार और फरियादों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो इसे घसीटते हुए ऑपरेशन थिएटर के दरमियान में ले गई और हाथों और टांगों से पकड़कर झटके से उठाया और ऑपरेशन टेबल पर पटक दिया। उसी वक्त सारी बत्तियां बुझ गईं। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के ऊपर मुअल्लिक तेज़ रोशनियां जलती रहीं। यकायक वहां मौजूद सारे ही लोग मुअद्दब होकर खड़े हो गए। एक शख्स उनके दरमियान से भारी भारी कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। उसका चेहरा भी मास्क में छुपा हुआ था। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जिनसे नफरत, गुस्सा, कीना उबल रहा था। वो चंद सानिये खुशमगी नज़रों से उसे घूरता रहा, फिर हाथ उठाकर उसके अपने चेहरे से मास्क हटाया तो ठिठक गई। वो शख्स उसका शौहर फ़ाखिर अली सैयद था। वो दुरुस्त लहजे में गुर्राया, नूर बानो, तुम क्या समझती थी? मेरी आंखों में धूल झोंक कर इस बच्चे को जन्म दे सकोगी? हरगिज़ नहीं। सबसे पहले तुझे इस बात का हिसाब देना होगा कि ये बच्चा किसका है। वो कपकपाती आवाज़ में बोली, खुदा के लिए मेरी हया, मेरी पाकदामनी पर कीचड़ मत उछालिए। आपके सिवा किसी ने मुझे नहीं छुआ। उसने कहकहा लगाया, एक तवील अरसे से तुम सआदत खान चंगेज़ी जैसे अय्याश सरपरस्त शख्स की सेक्रेटरी बन के काम कर रही हो, सुबह से शाम तक उसके पास रहती हो। उसके बावजूद पाकदामनी का ये दावा कौन पागल मानेगा? वो नफरत से होंठ चबाते हुए बोली, आप कितने बड़े मुनाफिक हैं। मुझे खुद चारे के तौर पर सआदत खान चंगेज़ी जैसे असर व रसूख वाले वज़ीर के आगे डाल दिया। अपनी तरक्की और सियासी कामयाबी के लिए मुझे सीढ़ी के तौर पर पेश किया। अब बदचलनी की तहमत लगाकर भी अब बदचलनी की तहमत भी खुद ही लगा रहे हैं। इसके बावजूद मैं अल्लाह पाक की कसम खा कर कहती हूँ, मैं पाक साफ हूँ। ये बच्चा सिर्फ आप ही का खून है। फ़ाखिर अली सैयद ने गुस्से से एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और दहाड़ते हुए कहा, हर्राफा, गुनाह की ये पोटली मेरे कंधों पर मत डालो। ये मेरा होता फिर भी मैं तुम्हें इसकी पैदाइश से मना करता। तुमने दो तरह से मेरी हुक्म अदुली की है। अव्वल, मेरी मर्जी के बगैर बच्चा पैदा कर रही हो। दुवम, मेरी पसंद के बरअक्स चंगेज़ी साहब जैसे मोहसिन को नाराज़ कराया। इसके पादाश तुम्हें सज़ा मिलेगी।
यकायक उसने टेबल पर पड़े हुए नश्तर को उठाया, एक झटके से ऊपर उठा के तेजी से नूरबानो के पेट में घोंप दिया। इस अचानक वार से एक लहजे को वो सकते में रह गई। दूसरे लम्हे फलक शगाफ चीख के साथ वो ऑपरेशन टेबल पर तड़पने लगी। इस तरह चीखने, चिल्लाने और दर्द से तड़पते अचानक ही उसके हवास बेदार हो गए। उसका दिमाग धीरे धीरे जागने लगा। टूटते बिखरते संभलते हवास के साथ उसने देखा वो अस्पताल के एक बेड पर थी। उसके सर पर एक स्टैंड से लटकी हुई ड्रिप से कोई महलूल कतरा कतरा उसके रगों में उतर रहा था। जागने से पहले के सारे मनाजिर उसकी आंख में उथल पुथल होने लगे। या हैरत, ख्वाब में भी अस्पताल का मंजर देखा था। जागने के बाद भी वो अस्पताल के बेड पर ही थी। चंद सानिये पहले के इस ख्वाब के खौफनाक असरात से अभी तक उसका बदन लरज रहा था। उसकी बेरब्त सांसें ख्वाब की सातों की संगीनी का एहसास दिला रही थी। अचानक उसने इज़्तिरारी तौर पर अपने पेट पर हाथ फेरा। ख्वाब में शौहर ने जिस नश्तर से उसके पेट पर वार किया था, उसके जख्म देखने के लिए एक झटके से कंबल हटाया। देखा तो पेट साफ था। उसने बेख्तियार एक तमानियत भरी सांस ली। जब इसके हवास दुरुस्त हुए तो उसने अपनी हैयत पर गौर किया। यकायक उसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। उसे ख्वाब के अलावा ये भी याद आया कि वो हकीकत में अस्पताल के बेड पर क्यों लेटी हुई है। उसके दिमाग में सआदत खान चंगेज़ी और फ़ाखिर अली सैयद के नाम गूंजने लगे। इन दोनों की वजह से उसने कामयाबी और खुशहाली का बुलंद मर्तबा और मकाम हासिल किया था। इन दोनों की वजह से ही वो ज़िल्लत और तबाही के दहाने तक पहुंच गई थी। अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे माजी के सारे हालात व वाक़यात किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे। वो हाल और माजी के दोराहे पर खड़ी अपने गुजरे दिनों के मनाजिर को खुद ही देखने लगी। मलिक ज़मान शाह की हवेली के वसी लॉन में रात के इस पहर एक समा बन गया था। ढोलक की थाप पर लड़कियां शादी के गीत गा रही थी। गीत के बोल ऐसे थे कि सुर कभी ऊंचे निकलते, कभी नीचे। लड़कियां इसी रिधम के साथ तालियां बजाती रही। ढोलक की थाप, गीत की लय और तालियों की आवाज़ में एक तनासुब और आहंग था। गीत गाने वाली लड़कियां इसी बस्ती की रहने वाली थी। वो मलिक ज़मान की बेटी की शादी में आई हुई थी। वो उसी की सहेलियां थी। मलिक ज़मान की बेटी का नाम शाहीना था। यह महफिल शाहीना की शादी के जश्न के लिए सजाई गई थी। मलिक ज़मान शाह इस इलाके का अमीर कबीर और बाअसर शख्स था। उसकी बेटी की शादी में शिरकत के लिए आम लोग नहीं आए थे, बस्ती के ख़ास लोग थे। ज़्यादातर शहर के ऊंची शान और बड़ी आन बान वाले लोग थे। लड़कियों के बीच बुलंद से तख्त पर शाहीना दुल्हन बनी विराजमान थी। उरूसी लिबास में बड़ा सा घूंघट निकाले अपनी सखियों के गीत संगीत से लुत्फ अंदोज हो रही थी। वहाँ से 12-15 गज के फासले पर शहर से आए हुए ख़ास मेहमान कुर्सियों पर बैठे थे। उनमें एक ख़ास शख्स मेहमान फ़ाखिर अली सैयद भी था। वो बड़ी महवियत और निगाह शौक़ से लड़कियों के झुरमुट में एक चांद चेहरे को देख रहा था। वो सब लड़कियों में सबसे नुमाया थी, जैसे सितारों के हुजूम में पूरे दिनों का चांद। मलिक ज़मान इसके करीब ही सोफे पर विराजमान था। अपने मेहमान की आंखों में मचलते हुए शौक़ से उसने उसकी दिली कैफियत को भांप लिया और हंसते हुए बोला, शाह साहब, बहुत देर से देख रहा हूँ, किसी चेहरे से निगाह ही नहीं हट रही है। क्या इरादे हैं आपके? उसने खोए खोए लहजे में कहा, इरादे नेक है मलिक साहब, बस मेरे दिल की दुनिया उथल पुथल हो गई है। ये मिल जाए तो शायद करार आ जाए। तुम्हारा मतलब है इसे अपनी शरीके हैत बनाना चाहते हैं? मलिक ज़मान ने ताज्जुब से कहा, मत भूलो तुम पहले से शादीशुदा हो। अरे मलिक साहब, क्यों दिल तोड़ने वाली बात करते हो? उसने कहा लगाया, शादीशुदा हूँ, बूढ़ा थोड़ी हूँ। अभी मेरी उम्र 40 से कम है। अच्छा खासा हैंडसम बंदा हूँ। दौलत, हैसियत और शोहरत भी कम नहीं है। मलिक ज़मान शाह ने भी जवाबी कहा बुलंद किया।
मानता हूँ तुम किसी भी लड़की के लिए एक पुरकशिश पैकेज हो, मगर सच बताओ, क्या तुम वाकई संजीदा हो? उसने अपने सामने कुछ फासले पर मौजूद उस पैकरे नाज को भरपूर नज़रों से घूरा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, मैं सच कह रहा हूँ मलिक साहब, इस लड़की में खुदा जाने कैसी कशिश है। मैं बहुत संजीदगी से उसके बारे में सोच रहा हूँ। कौन है ये लड़की? इसी बस्ती की है, शाहिना बेटी की खास सहेली है, अक्सर हवेली में आती रहती है। उसका बाप डाक खाने में मामूली मुलाजिम है। आपका इस पूरे इलाके में ख़ास असर रसूख है। आप बात चलाएंगे तो एक मामूली मुलाजिम क्या, कोई बड़ा साहब भी इनकार नहीं करेगा। मलिक ज़मान शाह ने एक हुंकारा भरा, सिगरेट जला के गहरे गहरे कश लेते हुए किसी सोच में डूब गया। बस्ती में शाहिना की बहुत सी सहेलियाँ थीं। उनमें नूर बानो भी थी, जिससे इसका बहुत गहरा ताल्लुक था। दोनों एक ही गली में रहती थी। फ़र्क ये था, एक मलिक ज़मान शाह की वसी और हवेली में रहती थी, दूसरी उससे ज़रा फासले पर एक छोटे से घर में रहती थी। दोनों ने एक ही स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ा था। उसके बाद बस्ती से 10 मील दूर शहर के गर्ल्स कॉलेज में इकट्ठे ही दाखिला लिया था। शाहिना के बाबा मलिक ज़मान शाह ने बेटी को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी मुकर्रर कर रखी थी। इस तरह नूर बानो के लिए भी बस्ती से दूर जाके कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल गया था, वरना उसके अब्बा अमानुल्लाह की माली हैसियत ऐसी नहीं थी कि गाड़ी का इजाफी खर्च बर्दाश्त कर सकते। एफए करने के बाद शाहिना की शादी की बातें होने लगी। बस्ती के एक मालदार और ऊंची ज़ात के ख़ानदान में इसका रिश्ता तय हो गया। उसका होने वाला शौहर बड़ा ही गबरू और खूबरू जवान था। शाहिना की सारी सहेलियां उसके अच्छे नसीब पर रश्क करने लगी। नूर बानो भी खुश थी, साथ ही साथ दिल में तमन्ना कर रही थी कि काश इसकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही खूबसूरत अमीर कबीर जवान आ जाए। फिर ये सोचकर दिल बुझ जाता था कि शाहिना बड़े घर की बेटी है। मलिक ज़मान शाह की दौलत और हैसियत लोग मिसालें देते हैं, जबकि इसका बाप अमानुल्लाह एक मामूली सा क्लर्क था। 3 कमरों का छोटा सा घर था। ऐसे में खुदा जाने इसके ख्वाबों की ताबीर कैसी होगी। शाहिना की शादी की तारीख पक्की हो गई। ज़ोर और शोर से तैयारियां होने लगी। नूर बानो अक्सर शाहिना की हवेली में चली जाती। मलिक ज़मान शाह अपनी बेटी के लिए जहेज़ के जो सामान वगैरह शहर से लाते, वो इसे देख देख कर आहें भरा करती। बज़ाहिर उसके उसके चेहरे पर खुशी होती और वो सामान की तारीफ़ें भी करती, लेकिन दिल ही दिल में अपनी बेकसी और बेबसी और महरूमी के एहसास में उसका दिल कट जाता। शादी का दिन भी आ पहुंचा। ज़मान शाह ने ऐसी धूमधाम से बेटी की शादी की कि बहुत दिनों तक लोगों ने उसका चर्चा किया। फिर सब भूल भाल गए कि अपने अपने मामलात में मशगूल हो गए। एक शख्स ऐसा था जो चांद चेहरे का अक्स जमाल नहीं भुला पाया था। वो फ़ाखिर अली सैयद था। नूर बानो की शौक़ अदाई ने उसके दिल पर ऐसा असर किया था कि शहर वापस जाने के बहुत दिनों तक उसके तस्वुर में खोया रहा। कोई 10-12 दिन बाद की बात है। एक शाम नूर बानो अपने आंगन में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। मलिक ज़मान शाह की हवेली से एक खादमा बुलाने के लिए आ गई कि शाहिना बीबी अपने मैके से आई हैं, वो आपको बुला रही हैं। शाहिना की आमद का सुनकर नूर बानो खुशी से खिल उठी और दौड़ती हुई हवेली पहुंच गई। शाहिना ज़र्क बर्क लिबास और झंझट करते जेवरों के साथ उसके गले लगी तो बदन से उठती भीनी भीनी खुशबू ने नूर बानो के मुशामनी जाग तक को मुअत्तर कर दिया। शाहिना की खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। उसके पास सुनाने के लिए बहुत सी बातें थी। नूर बानो के पास शरारत से भरे बहुत सारे सवाल थे। वो दोनों बड़ी देर तक कमरे में बंद खुसर पुसर करती रहीं। शाहिना ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की रंगीन बातें और प्यार भरी घातें बताने के लिए नूर बानो जैसी हमराज सहेली उसके पास दरकार थी, और गैर मानूस जज्बाती कैफियत के ज़ेरे असर इन 10 दिनों की रवादात सुनती रही। शाहिना कुछ ऐसी रंगीन और संगीन बातें भी रवा रवी में कह गई थी कि नूर बानो की कानों की लवे तपती हुई महसूस हुई थी। बहुत देर बाद शाहिना बोली, नूर बानो चलो बाहर खुली फिजा में चलकर चहलकदमी करते हैं। हवेली के सामने वसी अरीस सब्ज़ाज़ार था। उसके आसपास बहुत सारी फुलवारियाँ थीं।
एक तरफ पोर्च था, वहाँ से तवील ड्राइवे मेन गेट तक जाता था। दोनों सरसब्ज लान पर चहलकदमी करते हुए बंद कमरे की अधूरी बातें फिर करने लगे। नूर बानो एक दबी दबी सी आह भरकर बोली, शाहिना तुम कितनी खुशनसीब हो। आँख खोलते ही तुमने राहतें देखी हैं। जो भी तुम्हारी ख्वाहिश थी वो सारी की सारी पूरी हो गई है। अब ऐसा शानदार दूल्हा भी मिल गया है। मैं तो रश्क से मरी जा रही हूँ। शाहिना एक अदाए नाज से हंसते हुए बोली, ए नूरबानो बस करो, इतना अफसोस मत करो। कहीं मुझे सचमुच यकीन न हो जाए कि तुम मुझसे हसद करने लगी हो। वो एक गहरी सांस लेकर खोए खोए लहजे में बोली, मुझे तुम्हारी खुशियों से जलन क्यों होगी शानू। बस ये तमन्ना है कि मुझे भी एक ऐसा शौहर मिले जिसके पास बड़ी सी गाड़ी हो, जिसमें बैठकर मैं दूर दूर की सैर के लिए चली जाऊं। बेशक बंगला कोठी न हो, मगर एक बड़ा सा मकान हो। सरे शाम जिसके लॉन में बैठकर मैं चाय पीऊं, अपने बच्चों को खुले सब्ज़ार में खेलते हुए देखूं। मेरी दुआ है नूरबानो, तुम्हें हर वो शय मिल जाएगी जिसकी तुमने तमन्ना की हो। उस वक्त हवेली के मेन गेट पर एक चमचमाती कार अंदर दाखिल हुई। ये कार इतनी शानदार थी कि दोनों उसे देखती रह गई। तवील ड्राइवे से होते हुए वो बड़ी सी कार पोर्च में रुकी। उसके दरवाजे खुले, जदीद असलहा थामे दो गनमैन लपक कर बाहर निकले। फिर एक दरमियानी उम्र का निहायत वजीहा और खुश लिबास शख्स बाहर निकला। हवेली के कई मुलाजिम बाअदब मुलाहजा होकर उसके इस्तकबाल करने के लिए खड़े हो गए। उसी वक्त उस शख्स ने सर घुमाकर जरा से चौंकते हुए इन दोनों की तरफ देखा। नूर बानो पर नज़र पड़ी तो एक ज़रा ठिठक गया। फिर एक शान बेनियाजी से चलता हुआ मुलाजमीन के जुलूस में एक दरवाजे के अंदर दाखिल होकर नज़रों से ओझल हो गया। नूर बानो को ये शख्स कुछ मानूस सा लग रहा था। इसे महसूस हो रहा था इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा ये याद नहीं आ रहा था। उसने शाहिना से पूछा तो वो बोली, ये फ़ाखिर अली सैयद साहब हैं, बाबा साहब के दोस्त हैं, मुल्क के एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। फिर दोनों अपनी बातों में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद हवेली की एक खादमा ने आकर शाहिना को बताया कि मलिक साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। उसने नूर बानो से माजरत की और अंदर चली गई। नूर बानो खोए खोए अंदाज में पोर्च में खड़ी उस बड़ी सी गाड़ी को देखने लगी। ये गाड़ी इतनी शानदार थी कि उसने ख्वाब में भी कभी नहीं देखी थी। वो तसव्वुर में खुद को उसके फ्रंट सीट पर बैठी देखने लगी। ये सोचते हुए एक सनसनी सी उसके बदन में दौड़ने लगी और ख्वाब जैसे जितने तवील हों आखिर टूट ही जाते हैं। उसके तसव्वुर का सिलसिला भी उसी खात्मा ने आकर तोड़ दिया। वो इसे शाहिना का हवाला देकर अंदर बुला रही थी। नूर बानो ने एक गहरी सांस ली और खात्मा के साथ चलती हुई लाउंज में आ गई। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। खात्मा ने उसे एक सोफे पर बैठने के लिए कहा। नूर बानो यहाँ अक्सर आती रहती थी। वो शाहिना के साथ उसके कमरे में चली जाती। वहाँ भी उस वक्त उसने जाना चाहा तो खादमा ने उसको कहा कि आप इधर ही बैठी रहें। अचानक वो उछल पड़ी। उसके सामने एक के दरवाजे से वही शख्स अंदर दाखिल हो रहा था जिसका नाम शाहिना ने फ़ाखिर अली सैयद बताया था, जिसकी शाहाना गाड़ी देखकर वो ख्यालों के रथ पर बैठकर बहुत दूर तक चली गई थी। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, फ़ाखिर अली ने नर्म सी आवाज़ में कहा। उसके होठों पर मतानत से मुस्कुराहट थी। जी नहीं, वो हकलाई। बैठ जाइए, मैं शाहिना की तरफ जाती हूँ। शाहिना यहाँ आने वाली है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो इसके सामने एक सोफे पर बैठ गया। नूर बानो शर्म और झिझक से नज़रें झुकाकर बैठी रही। थोड़ी देर तक एक पुरतकल्लुफ़ खामोशी छाई रही। फिर फ़ाखिर अली ने कहा, उस दिन शादी के मौके पर तो मैंने तुम्हें देखा था। उस वक्त तो तुम सबके सामने बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गा रही थी। अब तुम इतनी क्यों शर्माई और घबराई हुई हो। नूर बानो ने चौंक कर सर उठा के उसे देखा। वो पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। नूर बानो को उसकी नज़रों की हिद्दत से घबराहट हुई। हड़बड़ा कर बोली, जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं कब से शर्मा रही हूँ। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता।
मुझे ऐसी शर्माती और लज्जाती लड़कियां अच्छी लगती हैं। जी चाहता है नजरें हटाए बगैर बस देखता रहूं। नूर बानो की कानों की लवें तपने लगी। की ये घातें ये बातें नज़रों की ये घातें उसे बुरी नहीं लग रही थी, बस इनसे आशना नहीं थी, इसलिए दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस वक्त शाहिना अंदर दाखिल हुई। उसकी जान में जान आ गई। शाहिना उसकी कैफियत भांप गई थी। ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, नूर बानो तुम इतनी बौलाई से क्यों हो? फ़ाखिर अली फ़ाखिर अली साहब से मत डरो, ये बड़े शानदार इंसान है, आराम से बैठो। फ़ाखिर अली शौक़ भरे लहजे में बोला, शाहिना तुम्हारी सहेली बड़ी शर्मीली है, वैसे कुछ लोग अपनी हर अदा में अच्छे लगते हैं। शाहिना हंसते हुए शरारत से बोली, अरे शाह साहब, मेरी मासूम सहेली को नज़र मत लगाइए, आपके इरादे क्या हैं? इस पर नज़र तो लग ही गई है, अब देखना है मेरी इन नज़रों का तुम्हारी सहेली पर क्या असर पड़ता है। शाहिना ने कहा, नूर बानो भी आपसे बहुत मुतासिर है। उसे बड़ी गाड़ियों में बैठकर दूर दूर सफ़र करने का बहुत शौक़ है, लिहाजा आपकी बड़ी गाड़ी से वो मुतासिर हो गई है। फ़ाखिर अली के चेहरे पर चमक सी लहराई। बहुत खूब, मेरी गाड़ी हाजिर है, जब चाहो कहो सैर के लिए चलते हैं, इसी बहाने मुझसे भी मुतासिर होने का मौका मिल जाएगा। शाहिना उसकी तरफ मुखातिब हुई, जवाब दो नूर बानो, क्या शाह साहब की पेशकश कबूल कर लें, कहीं घूमने चलें? नूर बानो सर झुकाए उसकी बात सुन रही थी। जब शाहिना ने अचानक उसे मुखातिब किया तो हड़बड़ा गई। बदहवासी से बोली, नहीं शानो, मैं घर में ज़रूरी काम छोड़कर आई हूँ, किसी और मौके पर सैर को जाएंगे। इसे ये सब अच्छा लग रहा था, एक अनजाने से खौफ से दिल धड़क भी रहा था। वो दोनों उठकर अंदर कमरे में आ गई। शाहिना उसके बाजू में चुटकी लेते हुए बोली, उफ मेरी भोली सहेली, इतना समझ जाओ, वो तुम पर ज़ोरों से आशिक हो गए हैं। शानू, क्यों मुझे शराबों में भटकाती हो? वो खोए खोए लहजे में बोली, वो शहर के इतने बड़े अमीर कबीर मशहूर आदमी हैं, मेरा उनसे क्या जोड़ बनता है? उनकी शोहरत और दौलत की वजह से ही तो मैं चाहती हूँ कि तुम उनके बारे में अच्छी तरह सोचो। तुम मेरी बहुत अजीज़ सहेली हो, मैं तुम्हारे ख्वाबों और ख्वाहिशों को भी जानती हूँ। फ़ाखिर अली साहब से अगर शादी हो जाए तो तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर मिल जाएगी। शानो, वैसे तो वो ज़्यादा उम्र के नहीं लगते, मगर फिर भी वो शादीशुदा तो होंगे ना? क्या ये परेशानी की बात नहीं है? तुम सच कहती हो, वो शादीशुदा है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? बड़े लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं तो उसे निभाते भी हैं। शाह साहब के पास दौलत की कमी नहीं है, शहर में कई बंगले, नौकर चाकर हैं, वो खुद सेहतमंद और हैंडसम है, सबसे ज़्यादा बढ़कर वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। नूर बानो के बदन में एक सनसनी सी दौड़ने लगी। बचपन से ही बड़ी गाड़ी और बड़ा मकान, बड़ी शान के जो ख्वाब देखते आई हुई थी, फ़ाखर अली की सूरत में उसकी ताबीर दिखाई दे रही थी। 5-6 दिन गुजर गए। उस अरसे में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि नूर बानो एक तरफ अपने ख्वाबों की राहगुज़र पर चली और दूसरी जानिब अपने घर वालों के रास्ते से अलग हो गई। हुआ यूँ कि फ़ाखिर अली सैयद ने बाकायदा नूर बानो का रिश्ता मांग लिया। मलिक ज़मान ने उसकी तरफ से नूर बानो के वालिद से बात की। अमानुल्लाह साहब ने सुना कि फ़ाखिर पहले से शादीशुदा हैं, तब उसने इनकार कर दिया। मलिक ज़मान ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। फ़ाखिर अली की ऊंची हैसियत, दौलत के कसीदे पढ़ डाले, उनका तकाजा हद से बढ़ गया तो अमानुल्लाह ने मजबूर होकर कह दिया कि अपनी बीवी और बेटी से बात करके उसके बाद आपको हतमी जवाब दे दूंगा। अमानुल्लाह ने अपनी बीवी से बात की। उसने नूर बानो से पूछा। नूर बानो को पहले से ही सब पता था। उसने शाहिना को अपनी रजामंदी दे दी थी। फ़ाखिर अली की वजाहत, ऊंची हैसियत, चमचम करती गाड़ी के आगे उसका पहले से ही शादीशुदा होना कोई मसला ही नहीं था। रही सही कसर शाहिना ने उसका जहन बना के पूरी कर दी थी। नूर बानो ने माँ के पूछने पर बता दिया कि वो इस रिश्ते से खुश है। फ़ाखिर अली के शादीशुदा होने पर वो बिल्कुल खायफ नहीं है। उसके अब्बा को तवक्का थी कि बेटी रिश्ते से इनकार कर देगी, इसी बुनियाद पर वो मलिक ज़मान को मना कर देगा। उसे क्या पता था कि ख्वाबों की असीर नूर बानो पहले
पहले ही फ़ाखिर अली को अपनी उमंगों का महवर बना लिया है। अमानुल्लाह को जब पता चला नूर बानो रिश्ते से खुश है तो वो दंग रह गया। शदीद तैश की हालत में खुद बेटी से बात की। नूर बानो ने पूरे एतमाद से कहा कि फ़ाखिर अली सैयद की बीवी बनने पर इसे कोई एतराज़ नहीं है। अमानुल्लाह का दिमाग उलट गया। गुस्से से चीख कर कहा, क्या वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं? बस चीख कर कहा कि वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं, बस ये उसका आखिरी फ़ैसला है। नूर बानो को शाहिना ने पहले ही पट्टी पढ़ाई थी। वो चुपके से हवेली में जाकर मलिक ज़मान से मिली और अपने बाबा के हतमी फ़ैसले से आगाह कर दिया। मलिक ज़मान ने गंभीर लहजे में पूछा, क्या तुम अपने बाबा को और अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ सकती हो? उसके दिल व दिमाग पर फ़ाखिर सैयद का भूत सवार था। बिला तहम्मुल जवाब दिया, अपने घर वालों से बिछड़ने का मुझे बहुत गम होगा, बहुत दुख होगा। शादी के बाद मैं उन्हें मना लूँगी। मुझे यकीन है कि मेरी कामयाब खुशहाल ज़िंदगी देखकर मेरे बाबा मुझे माफ़ कर देंगे। नूर बानो का वाज़ेह जवाब सुनने के बाद मलिक ज़मान के लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि अमानुल्लाह से दो टूक बात कर ले। उन्होंने अमानुल्लाह को बुलाकर दबंग आवाज़ में कहा, अमानुल्लाह, तुम मुफ्त में ज़िद कर रहे हो। तुम्हारी बेटी इस रिश्ते से खुश है। तुम शुक्र करो इतने मशहूर और मालदार शख्स से तुम्हारी रिश्तेदारी हो रही है। अमानुल्लाह खुश्क लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं जिद से काम नहीं ले रहा, बस मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बेटी के लिए रिश्ता खुशियाँ नहीं लाएगा। तुम बेकार में वहम में मत पड़ो, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे होंगे। मज़ीद इनकार करोगे तो बेटी पर जुल्म करोगे। अमानुल्लाह ने बेटी के तेवर देखे थे। मलिक ज़मान शाह जैसा बाअसर शख्स भी उसकी हिमायत में खड़ा था। ऐसे में मज़ीद मुखालिफ से नूर बानो बागी हो सकती थी। उस तरह मुफ्त में सारे इलाके में रुसवाई का एहतमाल था। उसने दिल पर पत्थर रखकर फ़ाखिर अली सैयद से शादी की बात मान ली। फिर झटपट तारीख तय हुई। फ़ाखिर अली बारात लेकर आ गया। उस शाम नूर बानो बड़ी सजी सजाई गाड़ी में बैठकर शहर पियादे सिधारी। अमानुल्लाह ने बेटी को रुखसत करते वक्त सर्द लहजे में कहा, नूर बानो, मेरी दुआ है तुम्हारे नसीब अच्छे हों। एक बात याद रखो, आज भी दिल से इस रिश्ते से मैं मुतमईन नहीं हूँ। तुम्हारी जिद के आगे मजबूर होकर राज़ी हुआ हूँ। आइंदा कभी अपने फ़ैसले पर पछतावा हो तो आंसू पोंछने के लिए हमारे दामन तलाश मत करना। वहीं शहर में इसका मुदावा ढूंढ लेना। यूँ समझ लो कि आज से तुम हमारे लिए मर गई। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह इसकी अगली किस्त कल अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।